गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सामूहिक अपनेपन का जो भाव है, सामूहिक पहचान का भाव कैसे फ्रांस के लोगों के अंदर विकसित किया। और हम पढ़ते हैं कि जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो प्रथम 2 स्टेट हैं, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, उनको कर ना देने की छूट थी। केवल तृतीय स्टेट के लोग ही क्या है, कर दिया करते थे। तो क्रांति की शुरुआत है वो कैसे होती है, इन सभी घटनाओं को बारी बारी से हम देखते हैं कि फ्रांस में ये क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो कैसे स्टार्ट हुई। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। तो लुई 16वें ने कर क्यों बढ़ाए? क्योंकि जिस समय लुई 16वां फ्रांस के राज सिंहासन के ऊपर बैठा तो फ्रांस का जो खजाना था वो खाली था। तो फ्रांस के खजाने के खाली होने के कारण मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें पहला था कि जो फ्रांस के राजा हुए हैं लुई 16वें से पहले, उन्होंने बहुत अधिक फिजूल खर्ची की अपनी शानो शौकत पर, अपने महलों पे। वर्साय के महल की देखरेख में काफ़ी पैसे उन्होंने खर्च किए। दूसरा कारण क्या था कि लुई 16वें ने अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से आज़ाद करवाए, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा है वो फ्रांस का खर्च हुआ। तो ये सब कारण थे जिससे जो फ्रांस है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। तो यही सोच करके कि क्यों न जनता के ऊपर कर बढ़ा करके अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा किया जाए, तो इसलिए लुई 16वें ने कर बढ़ाए। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? तो कर कैसे बढ़ाए होंगे? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। तो प्राचीन राजतंत्र यानी फ्रांस में जब राजा का शासन था तो उस समय जो फ्रांस का राजा है वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई और कर बढ़ाने का फैसला लिया। क्योंकि ये जो स्टेटस जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी उसको लेनी पड़ती थी। तो ये स्टेटस जनरल क्या थी? स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए यानी परमिशन लेने के लिए या नए कर लगाने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए, जो प्रतिनिधि आए थे, जो मेहमान आए थे, उनकी मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। वर्साय का एक महल था जिसको सजाया गया, जहां पे ये बैठक होनी थी। पहले और दूसरे स्टेट
ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। आमने सामने कतारों में इनको बिठाया गया और तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि हैं उनके पीछे खड़े किए गए। इनके लिए बैठने की जगह नहीं थी, इनको बैठाया नहीं गया। ये भी इनका एक तरीके से अपमान था। ये भी ये दर्शाता है कि फ्रांस के अंदर प्रथम 2 स्टेट जो थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, उसका सम्मान था, लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जो वहाँ पर कर जिनके ऊपर लगाया जाता था, जो कर देते थे, तो उनको वो सम्मान वहाँ पे नहीं दिया गया। उनको उन प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पीछे खड़ा किया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो समृद्ध और शिक्षित वर्ग के जो लोग थे वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या अपने तीसरे वर्ग की वो अगुवाई कर रहे थे, उनकी बात रखने के लिए वहाँ पे आए थे। किसानों को, औरतों को और कारीगरों को इस सभा में उनका जो प्रवेश था वर्जित था, उनको आने की मनाही थी, उनको परमिशन नहीं थी इस सभा में आने की। तो वो कौन कौन से थे? किसान, औरतें और कारीगर। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। तो तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि वहाँ पे आए थे, वो इन किसानों, औरतों और कारीगरों की जो शिकायतें थी या मांगे थी, जो लोग उस सभा में नहीं जा सकते थे, उनकी मांगे 40,000 पत्रों के माध्यम से वो वहाँ पर लेकर के आए थे, ताकि उनकी इन मांगों को भी सभा में उठाया जा सके या सभा के सामने रखा जा सके। उसके बाद देखिए कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, चाहे वो प्रथम स्टेट हो, द्वितीय स्टेट हो या तृतीय स्टेट हो। प्रथम स्टेट को 1 वोट देने का अधिकार, द्वितीय स्टेट को 1 वोट देने का अधिकार और तृतीय स्टेट को 1 वोट देने का अधिकार था। तो इस प्रकार कुल 3 वोट पड़ते थे। तो इसमें जो प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, वो तो एक तरफ थे ही। तो कोई भी कानून होता था, कोई भी नए कर जब लगते थे, तो ये दोनों एक तरफ होने की वजह से कोई भी फैसला है वो इन्हीं के हक में जाता था। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। वो चाहता था कि इसी तरीके से यहाँ पर मतदान हो और इसी तरीके से क्या है, जो करों का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाए और जनता के ऊपर जो कर हैं वो लगा दिए जाए। क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्टेट को तो कर देने नहीं थे। कर किसको देने थे? तृतीय स्टेट को देने थे, तीसरे स्टेट को देने थे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। पूरी सभा अब की बार वोट डालेगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होगा, चाहे वो प्रथम स्टेट का हो, द्वितीय स्टेट का या तृतीय स्टेट का हो। जैसे 300 प्रथम स्टेट में थे, 300 द्वितीय में और 600 तृतीय स्टेट में, कि प्रत्येक स्टेट का जो व्यक्ति है वो 1 वोट डालेगा और उसके 1 वोट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र जहां पर जनता का शासन है, तो जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर सभी के वोट की जो वैल्यू है वो 1 होती है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो इस अधिकार या जिस अधिकार की वो मांग कर रहे थे, तो रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सरकार जो सम्राट था उसने इसको अस्वीकार कर दिया, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए और जो सभा है वो बर्खास्त हो गई। सभा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। उसके बाद देखिए, जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनकी संख्या है वो अधिक थी, तो वो
उनका मानना था कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का जो प्रवक्ता मतलब फ्रांसीसी राष्ट्र का की बात रखने वाला प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के सामने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले वो अपने आप को मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वर्साई में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, एक मैदान था टेनिस का, वहां पे ये जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो पहले फ्रांस के अंदर जो स्टेट जनरल थी उसकी जगह पर इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। और शपथ ली, प्रतिज्ञा ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो इनका ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक ऐसा संविधान अस्तित्व में नहीं आएगा या ऐसा संविधान नहीं बनेगा जो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा सके, उसकी शक्तियों को कम कर सके, तब तक ये नेशनल असेंबली जो इनके द्वारा बनाई गई थी इसको भंग नहीं किया जाएगा। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेशिये ने किया। तो ये दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस पूरे जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे इनका प्रतिनिधित्व किया। तो मिराबियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ। कुलीन होता है अमीर, एक अमीर परिवार में हुआ, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। वो चाहता था कि जो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिले हुए हैं वो खत्म हो। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये जो था, जो दूसरा जो क्रांतिकारी था, वो मूलतः पादरी था, एक चर्च का पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका या पंपलेट निकाली और इसके माध्यम से उसने लोगों को बताया कि तीसरा जो स्टेट है वो क्या है और तीसरा जो स्टेट है उसकी फ्रांस के समाज के अंदर उसका क्या महत्व है। उसके बाद देखते हैं कि जिस वक्त जो ये नेशनल असेंबली जो इन क्रांतिकारियों के द्वारा वहां पे बनाई गई थी या तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, जिस वक्त वो नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, इन्हें संविधान बनाने में लगी हुई थी कि फ्रांस का नया संविधान कैसा होना चाहिए, तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरे फ्रांस के अंदर आंदोलन चल रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। फसल मारी गई तो अनाज की कीमतें बढ़ गई, तो अनाज की कीमतें बढ़ने से जो पाव रोटी की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी। पाव रोटी, डबल रोटी टाइप, या आपका जो बेकरी के जो मालिक थे जो बिस्किट बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, उनकी स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। वो अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में जो खाने का अनाज है या खाने की वस्तुएं हैं उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया ताकि उनको संकट के समय में बड़े ऊंचे दामों पर बेच करके और भारी मुनाफा कमाया जा सके। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। तो औरतों ने दुकानों के ऊपर, बेकरी की दुकानों के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने की सेना ने पेरिस में प्रवेश किया। तो पेरिस वहां की राजधानी थी फ्रांस की, और गुस्साई भीड़ ने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। तो बास्तिल का एक किला था जो सम्राट की शक्ति का प्रतीक था, उसके वर्चस्व का प्रतीक था, तो उसके ऊपर उस गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया बास्तिल के किले के ऊपर। उसके बाद देखिए तो देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों को के गिरोह को बुलाया है। तो जागीरों के मालिकों ने, जागीर क्या है, जिनके पास जमीनें थी, जो जमींदार थे, जो सामंत थे, कि उन्होंने क्या किया, भाड़े पर लठेतों और लुटेरों को बुलाया है जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। किसानों की जो पकी हुई फसलें हैं उसको खत्म करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। जो गांव के अंदर जो किले थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया।
लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। ऐसे दस्तावेज जिनके अंदर क्या है, लोगों के ऊपर जो कर लगाए जाते थे उनका हिसाब किताब रखा जाता था, उन दस्तावेजों को जला करके राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। जो अमीर लोग थे वो बड़ी संख्या में अपनी जागीरें, अपनी जमीनें छोड़ करके भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जो तीसरे स्टेट के द्वारा जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसको मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उसकी जो सत्ता है या उसका जो शासन है वो अब किसके, संविधान के अनुसार चलेगा। उसके ऊपर क्या होगा, संविधान का अंकुश होगा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। तो 4 अगस्त 1789 को जो सामंती व्यवस्था है वो फ्रांस से खत्म हो चुकी थी। जो कर लोगों के ऊपर लगाए गए थे वो कर खत्म हो गए, जो बंधन लोगों के ऊपर थे वो बंधन है वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार सामंती व्यवस्था का खात्मा फ्रांस के अंदर हो चुका था। इसके अलावा क्या हुआ, पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो पादरी वर्ग के जो लोग थे जिनके पास विशेष अधिकार थे, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे, उसको छोड़ने के लिए उनको विवश किया गया। जैसे कर ना देने का अधिकार था, अपने वो बहुत सारी जो जमीनों के मालिक है हुआ करते थे। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जो चर्च के पास जो जमीनें थी उसको जब्त कर लिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। कहने का मतलब क्या है कि अब सरकार, अब जो देश की जो बागडोर है वो किसके हाथ में आ गई, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई। तो सरकार अब राजा की नहीं रही। तो इस प्रकार जो ये नई सरकार बनी, इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो 20 अरब लिरवे की जो संपत्ति है वो सरकार के हाथ में आ गई। तो हमने ये 1789 की 1789 की जो क्रांति फ्रांस के अंदर हुई उससे जुड़ी जो मुख्य घटनाएं हैं उनके विषय में हमने इसके अंदर जाना। आगे हम जो और जो घटनाएं हैं उनके विषय में जानेंगे।